भाई स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी एजुकेशन में, जिसमें आज हम गौरव सर द्वारा कराए गए ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच की फास्ट रिवीजन करेंगे। इसमें ये मेरे हैंड राइटिंग नोट हैं जो मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ एंड हम रिवीजन करेंगे बड़े तकड़े वाला। और सर की कुछ अच्छी सी लाइनों से शुरुआत करते हैं। हो रहा आगाज रन का, करो युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, और जो पसीना बहाएगा मैदान जीत के ले जाएगा। तो सर सब गाइज आज हम बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे और जो जितना भी इस क्लास में होएगा उसे आप 1 से 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको सब अच्छे से याद हो जाएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद देख लीजिए, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त और 1462 के आसपास रचनाएं हैं। इसको पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता था। नोट देखिए यहाँ पर, धर्मसूत्र 4 मुख्य जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों और कर्तव्यों तथा विशिष्ट अधिकारों को में स्पष्ट विभेद करता है। ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये जो 4 स्थितियाँ इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया था। नोट है यहाँ पर, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान था। यानी पहले ऋग्वेद था और उसके बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान था। नेक्स्ट देखिए, इसका व्यवसाय ब्रह्म ग्रंथ, जो इसका सॉरी गाइस, ये व्यवसाय नहीं, व्याख्या है। गलत पढ़ लिया जाता है, कोई बात नहीं। चलिए, जो इसका व्याख्या ब्रह्म ग्रंथ है वो है ऐत्रेय व कौशिक की। सेकंड, यजुर्वेद। इस वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधान का संकलन है। यानी इसमें जो बताया गया है वो यज्ञ से मतलब जो पंडित जी भजन कीर्तन यज्ञ ये करते हैं उनका वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। पहले बलिदान होते थे ना कि किसी भी काम के लिए आप बलिदान करोगे, तो उस वाले बलिदान का इसमें वर्णन है। नोट देख लीजिए यहाँ, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य पद दोनों में मिलता है। ये ओनली यही एक यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में मिलता है। इस वेद को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है और इसका व्याख्या ब्रह्म ग्रंथ, तैत्तिरीय व शतपथ है। ओके गाइस, थर्ड देखिए, सामवेद। सामवेद, इसमें 1810 सूक्त है जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। मतलब जो इसके श्लोक है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का भी जनक कहा जाता है। नोट देखिए यहाँ पर, यजुर्वेद व सामवेद में किसी भी प्रकार की विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। इसके व्याख्या ब्रह्म ग्रंथ 25 व जैमिनी है। अर्थवेद, फोर्थ होगा हमारा अर्थवेद। इसे देखिए, इस वेद में जादू टोने व सामान्य मनुष्य के विचार अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग के मतलब आसपास है 6000 पद मिलते हैं। नोट देखिए यहाँ पर, औषधों का उल्लेख पहले अर्थवेद में मिलता है। नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का यानी नवीनतम वेद अर्थवेद है। उपवेद देख लीजिए, उपवेदों की संख्या 4 है। आयुर्वेद ये धन्वंतरि का है। गर्धनवेद यह भरत मुनि का है। शिल्पवेद विश्वकर्मा का है और धनुर्वेद विश्वामित्र का है। उपन्यासों की संख्या, उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है
और जबलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जबलोपनिषद बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे पूछ लिया जाता है कि 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो उसका आंसर होगा जबलोपनिषद। देखिए यहाँ पर वेदांग, वेदांग की संख्या है 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इसमें शिक्षा में शुद्ध उच्चारण शास्त्र मिलता है और कल्प में कर्म कांडी विधियों का उल्लेख किया गया है और जो निरुक्त है इसमें शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र, इसको शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र भी कहा जाता है, निरुक्त को। ठीक है गाइस, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दर्शन कराए गए हैं, उन्हें देख लीजिए। दर्शन का सिद्धांत यानी दर्शन, निम्न दर्शन। न्याय दर्शन यह किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने। संख्या दर्शन किसने दिया? कपिल मुनि ने। योग दर्शन किसने दिया? पतंजलि ने। और विशेषिक दर्शन दिया कणाद ने। परमाणु के बारे में है इसमें, जो कणाद का दर्शन है ना, विशेष दर्शन, इसमें कुछ परमाणु के बारे में बताया गया है। पुराण संख्या यानी पुराणों की संख्या कितनी है? 18 होती है, किंतु 5 पुराण में ही राजाओं के वंशावली पाई जाती है। यानी जो 5 पुराण थे, जो ये नीचे लिखे हुए हैं, ये 5 पुराण ऐसे हैं जिसमें जो राजा की वंशावली है ना, उनका वर्णन किया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भगवत पुराण। नोट देखिए, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आप बताएंगे मत्स्य पुराण। ओके गाइज, कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में जानकारी है, यहाँ पर देखिए। यूनानी रोम के लेखक, पहला है यूनानी और रोम के लेखक। पहला इसमें है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इसकी पुस्तक इंडिका है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए यहाँ पर हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, और ये इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका। इसकी पुस्तक में भारत, फ्रांस और ईरान के संबंधों का वर्णन है। थर्ड देखिए डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश अंत्योक्ष का राजदूत था। यह अशोक के दरबार में भारत आया था। अब कुछ देखते हैं हम चीनी लेखक, जिसमें पहला फहियान था। यह चीनी यात्री था जिसने 14 वर्ष तक भारत में रहा, मतलब ये 14 वर्ष तक भारत में रहा था। और ये किसके दरबार में आया? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक डाउट में है, मुझे डाउट लग रहा था तो अभी मैंने लिखा नहीं, कमेंट में मैं पिन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए थर्ड है, तो सेकंड है हेनसांग। दरबार यह किसके दरबार में आया था? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था और यह 15 वर्षों तक भारत में रहा। 72 देशों की इसने यात्रा की। इसको इसीलिए यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया। इसकी पुस्तक सीयू की है। ये सीयू की पुस्तक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछ ली जाती है, सो आप याद कर लीजिएगा। नोट देखिए यहाँ पर, इसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय था उनका जो कुलपति होता है, यानी जैसे प्रिंसिपल होते हैं, तो इसके समय में आचार्य शीलभद्र थे। अब देखते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक में पहला है अलबरूनी। अलबरूनी कौन था? यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, जिसकी किताब या कृति उल हिंद या तहकीक हिंद है। सेकंड है इब्न तुता। यह भारत में आया था। भारत आने के बाद इसने 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर महमूद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी बनाया। मतलब जब ये भारत आ गया था तो जो महमूद बिन तुगलक है उन्होंने इसको दिल्ली का काजी बना दिया था। इसकी रचना या यात्रा वृत्तांत रहेला है। रहेला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लिया जाता है कि रहेला किस भाषा में लिखी है, तो यह अरबी भाषा में लिखी है। इब्न तुता अरबी था। थर्ड देखिए अब्दुल रज्जा। अब्दुल रज्जा कौन था? यह फारसी था, मतलब फारसी था। यह विजयनगर के राजा देवराज सेकंड के दरबार में आया था।
किसके दरबार में आया था ये? देवराज सेकंड के। देवराज फर्स्ट और देवराज थर्ड ऐसे देख के कंफ्यूजिंग ऑप्शन देख के हमें कंफ्यूज किया जाता है, तो इसका आप पक्का याद रखिएगा किसके दरबार में आया था, क्योंकि जिस भी शिफ्ट में पूछा गया है उसकी शिफ्ट में यही पूछा गया है कि यह किसके दरबार में आया था। तो इसकी पुस्तक या कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये किसके दरबार में आया था इतना इंपॉर्टेंट है। अन्य लेखक देखते हैं अब। तारानाथ फर्स्ट होगा, तारानाथ। यह तिब्बती लेखक था जिसका ग्रंथ कंग्यूर तथा तंग्यूर था। नेक्स्ट देखिए, मार्को पोलो। मार्को पोलो का जन्म कहाँ पर हुआ था? वेनिस में। यह इटली से आया था। इसने पांडव वंश और काकतायनी वंश का अध्ययन किया था। पांचवा देखिए, पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। भारत पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में था? तो यह हाथी गुफा अभिलेख में था। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किसमें मिला? अरण्य अभिलेख में। यह अभिलेख किस शासक का है? भानुगुप्त का। गढ़ावंश का शास्य कहाँ से मिला? यानी गढ़ागर। यह बुर्ज होम से मिला, जो कश्मीरी नवपाषाण काल पुराण में स्थित था। ठीक है। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कशाप्रण कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने किसी घटना का लिखित वर्णन न किया उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसमें कुछ संस्कृति थी जिन्होंने अपने बर्तनों का निर्माण किया, तो वो देख लेते हैं हम। पहले यहाँ पर देखिए, पशुपालन। पशुपालन का जो साक्ष्य था वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बारजोर राजस्थान से मिला था, पर जो राजस्थान में मिले थे वे सर्वप्रथम पालतू पशु का साक्ष्य था। यहाँ पर देखिए, इधर संस्कृति है और इधर बर्तन निर्माण है। कौन सी संस्कृति किस टाइप के बर्तन बनाती थी? तो जो मालवा संस्कृति थी यह काला तथा लाल बर्तन बनाया करती थी। ब्रुज होम संस्कृति यह धूसर के बर्तन बनाया करती थी, जिन पर ज्यामिति आकृतियों के रूप में चित्रकारी की जाती थी। यानी जो थोड़ा फूल पत्ती टाइप से उन्हें बर्तनों में कर दिया जाता था। जोखे संस्कृति यह लाल बर्तन बनाती थी। दक्षिण में नवपाषाण संस्कृति यह चमकीले धूसर बर्तन बनाया करती थी। मतलब जो बर्तन बुर्ज को होम बनाती थी ना, आकृति मतलब जमती आकृति से, वही बर्तनों में थोड़ी चमकीली वगैरह डालकर ये भी ऐसे बर्तन बनाते, बस उनमें चमक होती थी। पूर्व नवपाषाण संस्कृति यह भूरा लाल बर्तन बनाया करती थी। ठीक है गाइस, अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत स्पीड कम है तो आप सेटिंग में जाकर 2x की स्पीड या 1.25 की स्पीड पर भी करके वीडियो को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर, पूर्व पाषाण युग में मानव की आजीविका का जो आधार था वो शिकार था। यानी जो पुराने पाषाण काल में थे वो शिकार पर ही अपना पेट पालन पोषण करते थे। सेकंड देखिए, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। पूर्व पाषाण काल में पत्थर का भी हुआ था, मतलब पत्थरों से औजार वगैरह बनाना, तो ये भी। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। इस समय अन्न उत्पादन स्थल में महेरगढ़ था, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित था। कृषि में सबसे प्राचीन सफल गेहूं और जौ थी, लेकिन यहाँ पर नोट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया जो अनाज था वो चावल था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। यहाँ पर नोट देख लीजिए, हैशटैग नोट। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। अब हम देखते हैं गाइस महत्वपूर्ण अभिलेख। दोस्तों, महत्वपूर्ण अभिलेख देखिए। अभिलेखों का रख रखाव, जो अभिलेखों का रख रखाव करती है वो संस्था ASI है।
इसकी फुल फॉर्म होगी आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता था। पहला अभिलेख देखिए, हातिम गुफा अभिलेख। यह एक तिथि रहित अभिलेख था। इस अभिलेख को कलिंग राज खारवेल ने बनवाया था। जूनागढ़ अभिलेख, यह किसका था? रुद्रदामन का। इसको गिरनार का अभिलेख भी कहा जाता है। नासिक अभिलेख, यह किसका था? गौतमीय बालश्री का। और प्रयाग स्तंभ अभिलेख, यह किसका था? समुद्रगुप्त का। रोहल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड का था। मंदापोर का अभिलेख, यह किसका था? मालवा नरेश यशोवर्मन का था। ग्वालियर का अभिलेख, यह किसका था? प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, यह किसका था? स्कंदगुप्त का। देवपाड़ा अभिलेख, यह बंगाल के शासक विजयसेन का था। और अरण्य अभिलेख, यह भानुगुप्त का था। महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए प्रागैतिहासिक काल के। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? यह अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से प्राप्त हुए थे। उत्तर भारत की मंदिरों की कला शैली कैसी थी? तो नागरिक शैली थी। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली कैसी शैली थी? द्रविड़ शैली थी। और दक्षिण पथ के मंदिरों की कला शैली कैसी शैली थी? ये वेसर शैली थी। यह जो नगर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण थी। दोनों के प्रभाव से बनी हुई थी कौन सी शैली? वेसर शैली। ये भी पूछ लिया जाता है कि नगर शैली और द्रविड़ शैली के प्रभाव से कौन सी शैली बनती थी? तो वेसर शैली बनती थी। पंचायतन शब्द कैसे मंदिर की रचना या कैसी शैली थी? तो इसमें थी, देखिए आप यहाँ पर नोट है, एक हिंदू मंदिर तब पंचायती शैली का कहा जाता है जब प्रमुख 4 सहायक मंदिर से घिरा हो। ये देखिए चित्र बना रखा है मैंने। ये जैसे प्रमुख मंदिर है, इसके बराबर में मतलब चारों कोनों पर एक मंदिर होता है, तो ये जैसे इनसे घिरा होता है तो इसको पंचायती शैली का मंदिर कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, कदरिया महादेव का मंदिर जो खजुराहो यानी मध्य प्रदेश में है, लक्ष्मण का मंदिर और ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, और लिंगराज मंदिर दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी में है, और गोंडेश्वर मंदिर यह महाराष्ट्र में है। ये सब पंचायती शैली में बने हुए हैं। सो गाइज आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में यानी कल की वीडियो में हमारा सिंधु सभ्यता को स्टार्ट किया जाएगा टॉपिक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। एंड कुछ भी प्रॉब्लम मेरे बोलने में या कुछ भी राइटिंग में हो गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। एंड थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।